गहरी अंधेरी रात थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल पसरा हुआ था। रात के सन्नाटे में जंगल से जंगली जानवरों की आवाज और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सड़क पर करीब 20 से 25 साल की एक युवती ठंड से कांपते हुए अपने कंधों को हाथों से सिकोड़े शायद किसी मदद की तलाश कर रही थी। उसने भरी ठंड में लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हवा उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। काश कोई तो मिल जाए मदद के लिए, वरना आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो तेज कदमों से गाड़ी की ओर बढ़ी और शीशे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक कहीं आसपास ही होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं यहाँ अकेली फंसी नहीं रह सकती। रीमा उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। सड़क के दाहिनी तरफ बने जंगली रास्ते से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से हाँफ रहा हो। लगता है गाड़ी का मालिक अंदर है। हिम्मत कर रीमा आगे बढ़ी। रीमा ने हिम्मत जुटाई और आगे कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो घबराई। ठंडी रात में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे रह गई? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई और परेशानी है? रात में ये जंगली इलाका बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। उस आवाज को सुनकर रीमा पीछे मुड़ी। उसके सामने करीब 30-32 साल का नौजवान खड़ा था। रीमा को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। उस लड़के ने गाड़ी की तरफ देखने का इशारा करते हुए कहा, आपके कपड़े भीग गए हैं और आप कांप भी रही हैं। आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप काफी डरी हुई हैं। अगर चाहे तो मेरी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आराम कर सकती हैं, या फिर बताइए, आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं मदद की तलाश में ही यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरा घर यही पास वाले गाँव में है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं। आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रीमा भीग चुकी थी और जल्दी से अंदर बैठ गई। लाल साड़ी में वो पहले ही खूबसूरत लग रही थी। अब उसके भीगे चेहरे और शरीर से टपकती बूंदें बार बार करण का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? नहीं होगी अभी, बस मेरा ध्यान थोड़ा भड़क गया था। ऐसा कहते हुए करण ने रीमा की ओर हल्की मुस्कान दी। रीमा भी हल्का मुस्कुराई और नजरें झुका ली। गाड़ी चलाते हुए करण का ध्यान बार बार भटक रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और एक जली हुई औरत गाड़ी के सामने टकरा गई। करण ने झटके से ब्रेक लगाया। कि क्या हुआ? आपने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने देखा वो औरत हमारी गाड़ी से टकराई। वो पूरी जली हुई थी। हमें उसे बचाना होगा। आपको गलतफहमी हुई है। जब से आप गाड़ी चला रहे हो, मेरा ध्यान सामने ही है। आपकी गाड़ी से कोई नहीं टकराया। इस सुनसान रास्ते पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अब तक नहीं दिखा। फिर एक जली हुई औरत आपकी गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है? क्या? अगर गाड़ी के सामने कोई नहीं आया तो फिर मैंने किसे देखा? आपको भ्रम हुआ रहेगा, शायद नींद की वजह से। मेरा घर यहीं से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आज आप मेरे घर रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। करण ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। रीमा रास्ता बताती रही और जैसे उसने कहा था 10-15 मिनट में गाड़ी रीमा के घर के सामने रुक गई। रीमा गाड़ी से उतर गई। करण भी उतरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर गाड़ी के शीशे पर गई। गाड़ी की पिछली सीट पर वही जली हुई औरत बैठी थी। उसकी आंखें जलती आग जैसी सीधा करण की तरफ घूर रही थीं। करण डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। करण चीख पड़ा और तभी गाड़ी का दरवाजा खुल गया। कि क्या हो गया आपको? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतना पसीना? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। दरअसल गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था और मुझे घुटन सी हो रही थी। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। करण ने गाड़ी से निकलकर उसे लॉक कर दिया और रीमा के घर की ओर बढ़ा। गांव के बीचों बीच रीमा का छोटा सा कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी से लिपी हुई थी। अंदर सिर्फ एक बल्ब की हल्की रोशनी जल रही थी। बाकी कमरा आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हम वैसे तुम्हारे साथ यहाँ और कोई रहता नहीं है क्या? इस घर में आप अकेले ही रहती हो?
और आपके घर वाले? घर और परिवार दोनों में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ बस बसी और उसके 1 साल बाद पिताजी भी चल बसे। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुँचती। करण उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद रीमा चाय का प्याला लेकर आई और करण के हाथ में थमा दिया। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा है। नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा खुले हैं। दरअसल बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना सही नहीं लगता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं, मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मन कर रहा है कि तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर लूं। करण धीरे धीरे रीमा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसके पल्लू को छुआ, करण को जोरदार झटका लगा और उसका हाथ बुरी तरह जलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे हाथ को? करण ने घबराकर अपना हाथ संभाला और रीमा की तरफ देखा, लेकिन उसी पल रीमा धुएं में बदलकर अचानक गायब हो गई। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। करण ने पूरे घर में नजरें दौड़ाई, लेकिन रीमा कहीं नजर नहीं आई। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी। करण ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ रीमा खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ रही थी। तो तुम्हें क्या हो गया? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। एक झोंके से उसका घूंघट हट गया। करण ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा भयानक था, जगह जगह से मांस निकला हुआ, आंखें लटक कर बाहर निकल आई थीं। उसका खूबसूरत शरीर अब फटे मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। वो करण को देखकर मुस्कुराई और भयानक हंसी हंसने लगी। आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जो तूने किया है उसका भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ था वही तूने उसके साथ किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। करण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसने अपने लंबे पैने नाखून करण की पीठ में गड़ा दिए। इतनी आसानी से तुझे भागने नहीं दूंगी। तूने उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था, अब तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। कुछ दिन पहले, छी, ये सब क्या है? आज फिर से पीकर आ गए तुम। कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करके ये सब छोड़ दो। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। हट यहाँ से और खाना ले आ मेरे लिए। घर में आते ही दिमाग खराब कर देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमसे शादी की मैंने। जाकर अपना काम कर, समझी? इधर दिमाग चाटने को नहीं बोला मैंने। जा खाना लेकर आ। नहीं बनाया मैंने खाना। क्या मतलब नहीं बनाया? तो पूरे दिन घर में किया क्या तूने? जा जल्दी से और अभी जाकर मेरे लिए खाना बना। नहीं जाऊंगी और नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ। मुझे अपने प्यार की जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो बहुत पहले ही तुमसे पीछा छुड़ा लेती। बस हो गई तेरी बकवास। किस्मत मेरी फूटी थी जो तुझसे शादी की। हर रोज की चिक चिक। अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। तो मारो ना, मारो मुझे, रोका किसने? वैसे भी आधी जिंदगी तो तुमने खत्म ही कर दी है मेरी। करण नशे की हालत में उठ खड़ा हुआ और पूजा पर हाथ उठा दिया। जब तक पूजा के पापा जिंदा थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से करण के नाम प्रॉपर्टी हुई और उसके पापा भी चल बसे, पूजा बिल्कुल अकेली हो गई। उसे ना चाहते हुए भी करण को सहना पड़ा। ये जानते हुए भी कि पूजा प्रेग्नेंट है, करण ने उसे बेरहमी से पीटा और आधी रात को घर से निकल गया। वो एक बार में जाकर शराब पी रहा था, तभी उसके एक दोस्त की नजर उस पर पड़ी। अरे ये तो करण है, लेकिन इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी बीवी तो प्रेग्नेंट है और ये बेवड़ा यहाँ बैठा दारू पी रहा है। पता है ना उसे कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है।
अब तू भी आ गया मुझे ज्ञान देने के लिए। एक तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा के आया हूँ, मन करता है जान से मार दूं उसको, जीना हराम कर दिया मेरा। और ऊपर से वो बच्चा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर डाल देगी। इससे पहले कि वो बच्चा पैदा हो, मन करता है खत्म कर दूं उसको। क्या बकवास कर रहा है तू? उसके पेट में तेरा बच्चा पल रहा है और तू उसे मारने की बातें कर रहा है। पागल हो गया है क्या? हट जाने दे मुझे। करण बोतल हाथ में उठाकर वहां से चला गया। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो वो पूजा के पास पहुंचा। मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। तुम्हारी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। पता है तुम्हारे लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी से तो हम जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना मैं कितने टाइम से नेपाल जाना चाहता था। चलो ना, हम दोनों वहाँ घूमने चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ट्रैवल से मना किया है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे कुछ नहीं होगा पूजा, मुझ पर भरोसा करो। मैं बहुत ध्यान से तुम्हें लेकर जाऊंगा और नेपाल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। कुछ घंटे ड्राइव करेंगे तो पहुँच जाएंगे। पूजा ऐसी हालत के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन करण की जिद के आगे उसे मजबूरी में नेपाल जाने के लिए मानना पड़ा। वो गाड़ी लेकर नेपाल के पहाड़ी रास्तों पर निकल गए। रात होते वो वहाँ पहुँच चुके थे। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। करण, थैंक यू यार मुझे घुमाने लाने के लिए। आज से हमें जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तुम भी ये ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दो। लेकिन यार मैं गाड़ी में बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर कितनी दूर है होटल? यहाँ तो दूर दूर तक होटल तो क्या, इस जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं और अब तुम्हें यहाँ कुछ नजर आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम मरने वाली हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बेवकूफ लड़की, मुझ पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ मेरे नाम भी कर दिया। अब जब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो तुम मेरे किस काम की हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ और इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता। इसलिए गुड बाय मेरी प्यारी पत्नी। क्या? इससे पहले कि पूजा कुछ और कह पाती, करण ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। उस पर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। पूजा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। करण ने उसे गाड़ी से निकाला, जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, फिर चाकुओं से उस पर वार करने लगा। उसने पूजा के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीखें जंगल के जानवरों तक भी न पहुंच पाएं। उसे मारकर करण ने जंगल की मिट्टी में दफना दिया। लेकिन सानों, पहले भी किसी और औरत के साथ यही हुआ था। वो भी गर्भवती थी और उसे भी ऐसे ही इल्जाम लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इन पहाड़ों में भटकती है और जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है वो किचकांडी बनकर अपना बदला लेती है। किचकांडी के नाखून करण की पीठ में गड़े हुए थे। पूजा को तो न्याय मिल गया, लेकिन किचकांडी की आत्मा आज भी नेपाल के इन पहाड़ों में भटकती है, हर उस शिकार की तलाश में जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने की हिम्मत करता है।